अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्यूवियन इंजरीज़। कंट्यूवियन इंजरीज़ की जब हमने क्लासिफिकेशन देखी तो वो कहाँ पे हमारे पास पड़ रही थी कि जो है सबसे पहले हमने देखा था मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में हमने देखा था कि वो हमारे पास ओपन ग्लोब हो सकता है, क्लोज ग्लोब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है ओपन ग्लोब, ठीक है, उसकी हमने बात की थी। और उसके बाद हमने जो है क्लोज ग्लोब जो होता है ना, उसमें ये लाई करता है कि ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस इंजरी होगी ना, वो एक्चुअली हमारे पास होती है कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होती है? जिसमें नील पड़ जाता है आँख पे, ठीक है। और ब्लंट ट्रॉमा इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई गोल सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये इंजरी कॉज होती है, ठीक है। कोई गोल सी चीज़ होती है लाइक फिस्ट से, ठीक है, किसी ने मुक्का मार दिया या किसी ने बॉल मार दिया, फुटबॉल, बेसबॉल या इस तरह से, ठीक है। सो इस वजह से ये ब्लंट ट्रॉमा इसको हम कहते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लगता, कोई ब्लंट ट्रॉमा होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा हो गया। अब जो ब्लंट ट्रॉमा होता है ना, ये हमारे जो है वो फ्रंट ऑफ आई को भी डैमेज कर सकता है, और जो बैक ऑफ आई पे स्ट्रक्चर्स हैं, रेटिना वगैरह, वो भी डैमेज होंगे। तो इसमें हम जितनी भी इसकी फीचर्स पढ़ेंगे उसमें हमारे फ्रंट ऑफ आई में वाले भी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहे होंगे और पीछे वाले जितने हैं वो भी डैमेज हो रहे होंगे, ठीक है। आगे से लेके लास्ट तक ऑप्टिक नर्व तक सारी आई में डैमेज हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि ब्लंट ट्रॉमा और ब्लो आउट फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस होता है। जो ब्लंट ट्रॉमा होता है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अगर हो ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक छोटा सा बॉल है, ठीक है, छोटे से शटल कॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर आई को हिट करते हैं ना तो सिर्फ आई के ऊपर इम्पैक्ट जाता है, तो सारी आई डैमेज होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक है, वो अगर आई को किल करता है ना, मतलब हिट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आई के ऊपर भी सारा डैमेज आता है और जो नीचे ऑर्बिटल मार्जिन होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो जब हमारे पास ऐसा इम्पैक्ट होता है ना जिसमें हमारी आई भी इन्वॉल्व हो जाती है और नीचे से ऑर्बिटल मार्जिन को भी इफेक्ट होता है, डैमेज होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर, ठीक है, जिसमें ऑर्बिट भी डैमेज होता है। सिंपल सी बात है कि अगर सिर्फ आई डैमेज होगी तो वो हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा का केस है, लेकिन आई के साथ साथ ऑर्बिट भी डैमेज हो रहा है तो उसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। ब्लो आउट फ्रैक्चर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि कॉजेज़ हमने डिस्कस कर ली कि ये जो हमारे पास जो गोल सी चीज़ें होती हैं लाइक क्रिकेट बॉल हो गया, स्क्वैश बॉल हो गया, फिस्ट हो गया, इसकी वजह से मोस्टली ये ब्लंट ट्रॉमा होता है और कंट्यूजन हो जाती है, नील पड़ जाता है, ठीक है। और इसमें मैकेनिज्म ऑफ डैमेज क्या होता है कि इसमें ना हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक होता है कूप मैकेनिज्म, एक होता है काउंटर कूप मैकेनिज्म, एक होता है ऑक्यूलर कंप्रेशन और एक होता है रीबाउंड कंप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कूप मैकेनिज्म के, जहाँ पे डायरेक्टली आके जिस पॉइंट पे आके उसने हिट किया ना बॉल ने, तो वो वाली जो साइड होगी ना उसके अंदर कूप इंजरी होगी, ठीक है। लेकिन जो अपोजिट एरिया होगा जहाँ पे उसने हिट नहीं किया, ठीक है, जो अपोजिट साइड होगी वहाँ पे काउंटर कूप इंजरी होगी, ठीक है। क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, बस आपने ये याद रखना है कूप एंड काउंटर कूप में कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जहाँ पे आएगा, प्राइमरी इम्पैक्ट आएगा जिस बॉल का उस जगह पे, वहाँ पे इंजरी जो होगी दैट इज़ कूप, और उसकी ऑपोजिट साइड में भी इंजरी होगी, ठीक है, और वो होगी काउंटर कूप, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑक्यूलर कंप्रेशन, कि जब हमारे पास ब्लंट ऑब्जेक्ट ने आके हमारे आई को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, जिसमें हमारे कॉर्निया और आइरिस को आके, लेंस को आके कंप्रेस कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे कॉर्निया, आई और आइरिस और हमारे लेंस जो होते हैं पीछे की तरफ पुश होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, आके दबा ही दिया पकड़ के हमारे स्ट्रक्चर्स को इसने, ठीक है। और रीबाउंड कंप्रेशन क्या होता है, आगे से जब धक्का लगा था ना तो कंप्रेशन से, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा पीछे गए, हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर्स पीछे गए, ठीक है। लेकिन जब रीबाउंड कंप्रेशन होता है ना कि वो वापस आगे की तरफ आते हैं, तो फिर वो ज़्यादा आगे की तरफ आ जाते हैं, जो अपनी असल पोजीशन होती है उससे भी ज़्यादा आगे आ जाते हैं। उसकी वजह से जो डैमेज होता है दैट इज़ रीबाउंड कंप्रेशन वेव फोर्स, ठीक है। पहले से ज़्यादा अपनी असल पोजीशन से भी आगे आ जाते हैं वो, जब हमारे पास एक्सेलरेशन डीसेलरेशन वगैरह होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस इंजरीज़ क्या होती हैं। फिर इंजरीज़ की बात करते हैं कि जो सबसे आगे होंगी ना स्ट्रक्चर्स, एडनेक्सा उनको कहते हैं, जो बिल्कुल आगे प्राइमरी हिट जहाँ पे होता है, ठीक है, उसको हम एडनेक्सा कहते हैं। उसमें हमारे आईलिड्स आ जाते हैं और कंजक्टिवा पे आ जाते हैं। अब जब ब्लंट ट्रॉमा होगा तो हमारे आईलिड्स को क्या होगा, आईलिड्स में ब्लैक आई हो जाएगी, ठीक है, एक चमोसिस हो जाएगा, जैसे पांडा की आइज़ होती हैं या रैकून आइज़ होती है ना, वैसे जैसे आपको नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आती है ब्लैक आई, ठीक है। और दूसरा जो आईलिड पे आता है वो आता है ट्रोमेटिक टोसिस, कि जैसे ही ब्लंट ट्रॉमा हुआ, आके बॉल ने हिट किया, तो हमारी आई को जो है वो मसल डैमेज हो गया लिवेटर वाला, और इसकी वजह से हमारी आई जो है वो टोसिस में चले गई, ड्रूप कर गई, ठीक है। सो ये हो सकता है। कंजक्टिवा में क्या हो सकता है, कंजक्टिवा में क्या हो सकता है, कंजक्टिवल सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है, ठीक है।
आगे कंजक्टाइवा को बॉल ने हिट किया और कंजक्टाइवा की जो वेजल्स हैं वो टूट गई और वहाँ पे हैमरेज हो गया, ठीक है। फिर एडनेक्सा के बाद हम बात करते हैं हमारे जो एंटीरियर सेगमेंट में स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या होगा। एंटीरियर सेगमेंट में हमारे जो कॉर्निया है उसके साथ हम देखेंगे क्या मामला होगा, हमारे बॉल कॉर्निया के साथ क्या सलूक करेगा, ठीक है। तो कॉर्निया जो होता है ना वहाँ पे क्या होता है, एडीमा हो जाता है, कॉर्नियल एडीमा हो जाता है। सबसे पहले तो उसके ऊपर रगड़ आ सकती है, हल्की सी एब्रेजन हो सकती है। दूसरा ये कि कॉर्नियल एडीमा हो जाता है, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कॉर्नियल एडीमा हुआ है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कॉर्निया के जो डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन है उसके अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉर्निया की जो हमारे पास डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं। फिर आइरिस को देख लेते हैं, आगे से पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। आईलिड्स के बारे में देखा, कॉन्जक्टिवा के बारे में देखा, इसके अलावा हमने जो कॉर्निया को देखा, अब हम आइरिस को देखते हैं। आइरिस के अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है जो वॉइसियस रिंग हमें नज़र आती है आइरिस के अंदर, कि जो आइरिस होता है ना उसके पिगमेंट्स होते हैं, आपको पता है। अब जो पिगमेंट्स होते हैं ना, जब आइरिस आगे की तरफ देखो, आगे बॉल स्ट्राइक किया ना तो आइरिस पीछे जाके लेंस के साथ लगेगा, ठीक है। और जो आइरिस के पिगमेंट्स होंगे ना वो लेंस के एंटीरियर कैप्सूल के अंदर आके इम्प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। आके बॉल ने हिट किया, हमारी आइरिस जो है वो पीछे गई, लेंस के साथ स्ट्राइक की, उसके जो पिगमेंट्स हैं वो लेंस कैप्सूल के एंटीरियर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इस जो रिंग बनती है उसकी वजह से उसको हम कहते हैं वॉसियस रिंग। और इसी दौरान क्या होता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, मियोसिस करवा देते हैं, प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है हमारे आइरिस के अंदर कि ट्रॉमेटिक माइड्रेसिस हो जाती है। एक तो हमने देख लिया कि ट्रांजिएंट मायोसिस होती है, पहले थोड़े से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो थोड़ी देख लिए मियोसिस करवाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, माइड्रेसिस हो जाती है। माइड्रेसिस क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्फिंक्टर प्यूपिली मसल जो होता है वो रप्चर हो जाता है। और आपको पता है हमारा स्फिंक्टर प्यूपिली मसल क्या कर रहा था, हमारे जो आइज़ की जो प्यूपिल था उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। अब जब ये डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक माइड्रेसिस हो जाएगी, ठीक है। सो वी सी द प्यूपिल एज बीइंग डायलेटेड, ओके। सो नेक्स्ट इज़ द आयरिडोडायलिसिस। आयरिडोडायलिसिस क्या होती है कि इसमें सिंपल सी ये बात है कि जो आइरिस होता है वो हमारा सीलियरी बॉडी से डिटैच हो जाता है, ठीक है। आइरिस जो होता है वो सीलियरी बॉडी के साथ नहीं जुड़ पाता, उधर से बिल्कुल अलहदा हो जाता है, डिटैच हो जाता है, डिसेंस हो जाती है उसकी, ठीक है। सो ये आपको नज़र आ रही है, बुक में भी आपके पास पिक्चर बनी हुई है आयरिडोडायलिसिस की, जिसमें आइरिस जो है वो सीलियरी बॉडी से बिल्कुल डिटैच हो गया है ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके बाद अगर तो कंप्लीट हमारे पास जो आइरिस होता है ना, कंप्लीट आइरिस डिटैच हो जाए 360 डिग्री, पूरा का पूरा टॉर्न हो जाए, आइरिस टूट जाए, ठीक है। 360 डिग्री आयरिडोडायलिसिस। आयरिडोडायलिसिस सिंपली क्या था, थोड़ा सा एक पार्ट जो है वो अलहदा हो गया था सीलियरी बॉडी का, तो उसको हमने आयरिडोडायलिसिस कह दिया। लेकिन अगर पूरा 360 डिग्री हमारा आइरिस जो है वो डैमेज हो जाता है, टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम एनिरीडिया कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ट्रॉमेटिक यूवीआइटिस हो जाता है। ट्रॉमेटिक यूवीआइटिस के नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्रॉमा की वजह से जो हमारा यूवियल ट्रैक्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमें जो है यूवीआइटिस के साइंस मिलते हैं आई के अंदर। उसी तरह सीलियरी कंजेशन हुई होती है और इस तरह से सारा कुछ डिस्टॉर्टेड प्यूपिल वगैरह, ठीक है। सो ट्रॉमेटिक यूवीआइटिस हो जाता है पेशेंट को। फिर हम बात करते हैं अपने सीलियरी बॉडी के साथ क्या होगा। सीलियरी बॉडी भी टूट जाएगी, और सीलियरी बॉडी जब टूट जाएगी तो सीलियरी बॉडी क्या कर रही थी, वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रही थी, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होगा अब, ठीक है। और एक्वस ह्यूमर जो हमारे आई का टोन को मेंटेन कर रहा था तो टोन मेंटेन नहीं होगी और हाइपोटोनी हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, एंगल रिसेशन हो जाती है। एंगल रिसेशन मीन्स के ब्रेक हो जाना, किसका, एंगल का। जो हमारा एंगल ऑफ द आई होता है ना वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। देखें इसमें होता क्या है कि जो हमारी सीलियरी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं उनके दरमियान में टीयर आ जाता है, ठीक है। जब वो टीयर आ जाता है ना उनके दरमियान में तो हमारा एंगल ब्रेक कर जाता है, और जब एंगल ब्रेक कर जाता है तो अब हमारे पास वहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक्वस ह्यूमर जो है ड्रेनेज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगी तो वहाँ पे ग्लोकोमा हो जाएगा। सो इट इज़ नाउन एज एंगल रिसेशन ग्लोकोमा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हाइफीमिया। अब आपको पता है ना हमारा सीलियरी बॉडी जो है हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है। सीलियरी बॉडी के एंगल टूट गया है, उसने जो मेंटेन किया हुआ था लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में ब्रेक आ गया, एंगल टूट गया। अब वहाँ पे सीलियरी बॉडी खुद भी रप्चर हो रही है तो उसकी वेजल्स भी रप्चर हो रही होंगी। जब वेजल्स रप्चर होंगी तो उसमें से ब्लड बाहर आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा हमारे एंटीरियर चैम्बर में सीलियरी बॉडी के टूटने से, जो सीलियरी बॉडी के वेजल्स हैं उनके टूटने से।
तो इस वजह से उसको हम कहते हैं ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर को हाइफीमिया, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि हाइफीमिया क्या होता है। तो ये हमारे पास हाइफीमिया हो सकता है वहाँ पे। सो ये आपके हो गए हाइफीमिया। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस के साथ क्या होगा। जो लेंस होता है ना उसमें कैटरेक्ट बन जाता है। अब जो कैटरेक्ट होता है वो हमारा कैटरेक्ट फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि हमारा लेंस कैप्सूल डैमेज हो गया। जैसे ही लेंस कैप्सूल डैमेज होगा तो आपको पता है उसके अंदर सारा वाटर आ जाएगा, लेंस की सारी ब्रेक कर गई हैं वॉल्स, अंदर वाटर आ जाएगा तो उसकी जैसे वहाँ पे कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं सब कैप्सूलर कैटरेक्ट, कि कैप्सूल के नीचे वाला कैटरेक्ट होता है। अब ये होता है, आपने याद रखना है, ट्रॉमा की वजह से जो कैटरेक्ट की शेप होती है वो रोजेट शेप्ड होती है। इसको हमने लेंस के चैप्टर में भी पढ़ा था। रोजेट शेप्ड होती है, फ्लावर की तरह की, रोज़ की फॉर्म की, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं कि जो कैटरेक्ट के अलावा लेंस में क्या हो सकता है कि लेंस की जब जैसे ही हिट पड़ा तो वो सबलक्सेट हो गया, अपनी जगह से हिल गया, ठीक है। ये आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा डिसलोकेशन हो सकती है। सबलक्सेशन होती है कि पार्शियल रप्चर हो ना, अगर लेंस के जोन्यूल्स जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था तो उसकी वजह से सबलक्सेशन होती है। और अगर कंप्लीट हमारे जोन्यूल्स रप्चर हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब लेंस टूट जाता है ना तो उसकी प्रोटीन्स बाहर आ जाती हैं और हमारी बॉडी उसको जो है वो प्रोटीन्स को सेल्फ नहीं समझती और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अटैक शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जब एंटीबॉडीज़ अटैक शुरू होता है तो फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है, फेको मीन्स लेंस, एंटीजन मीन्स लेंस की एंटीजन्स है, यूवीआइटिस मीन्स उनके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एक्टिवेट हो गई, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दी तो हमारी यूवीएल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो गई। इसके अलावा क्या होता है, फेकोलाइटिक ग्लोकोमा होता है। फेकोलाइटिक ग्लोकोमा क्या होता है कि लेंस की जो चीज़ें बाहर आ रही हैं निकल के लेंस के टूटने की वजह से वो आके हमारे एंगल को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। मतलब कि जो ड्रेनेज होगा एक्वस ट्यूमर का वो प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वजह से फेकोलाइटिक ग्लोकोमा हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं लेंस की। फिर हम पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने एडनेक्सा की बात की थी जिसमें हमने लेंस और हमारे जो कंजक्टिवा था उसके बारे में लिड्स और कंजक्टिवा के बारे में देखा था कि उनके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि एंटीरियर सेगमेंट में हमारे कॉर्निया के साथ क्या हो रहा था, ठीक है। फिर कॉर्निया को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि हमारे आइरिस के साथ क्या हो रहा था, सिलियरी बॉडी के साथ क्या हो रहा था, एंगल के साथ और हाइफीमिया क्यों हो रहा था। और फिर हमने आइरिस के बाद, सिलियरी बॉडी के बाद लेंस की बात की और लेंस के बाद हम आ रहे हैं पोस्टीरियर सेगमेंट में। पोस्टीरियर सेगमेंट में जो आता है हमारा विट्रस होता है और रेटिना होता है। तो विट्रस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, विट्रस हैमरेज हो सकता है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से, या विट्रस डिटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। ये दोनों बातें बस आपको पता होना चाहिए। और डिटैचमेंट हो जाएगी या हैमरेज हो जाएगा। रेटिना के साथ क्या होगा, रेटिनल भी डिटैचमेंट हो जाएगी, रेटिनल भी हैमरेज हो जाएगा, सेम वही है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रेटिना में एडिमा हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास होता है ना रेटिना, उसकी जो रॉड्स एंड कोन्स वाली लेयर्स होती हैं ना वो डिस्टर्ब कर जाती हैं एकदम से जब बॉल आके हिट किया तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रे वाइट डिस्कलरेशन होती है रेटिना में, ठीक है। ग्रेइश सी वाइट सी डिस्कलरेशन होती है रेटिना में और इसके लिए हमें ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, ये खुद ही ठीक हो जाता है 6 वीक्स के अंदर अंदर। एडिमा ही होता है ना, नाम इसका वैसे ही इन्होंने अजीब सा दे दिया हुआ है, बर्लिन्स एडिमा या कॉमर्शियो रेटिने, ठीक है। इसके अलावा वही हो गया, रेटिनल हैमरेज हमने डिस्कस कर लिया और रेटिनल ब्रेक्स डिटैचमेंट डिस्कस कर ली, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन होता है ना रेटिना का, वहाँ पे जॉइंट टीयर हो सकता है, मतलब बड़ा सा टीयर हो सकता है जो इक्वेटर होता है ना वहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोराइड है, उसके साथ क्या होगा, कोराइडल रप्चर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कोराइडल रप्चर हो जाना, ठीक है, और कोराइडल हैमरेज हो जाना। ऑप्टिक नर्व के साथ क्या होगा, ऑप्टिक नर्व ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाएगी। अगर एकदम से हमारे पास आगे बॉल लगा आगे की तरफ तो जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है, लेकिन ये रेयर होता है। फिर हमने एग्जामिनेशन करनी होती है पेशेंट की। एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो हमने देखना होता है वो विजुअल इक्विटी चेक करनी होती है, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट के कॉर्निया, लेंस या रेटिना में क्या प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से विजुअल इक्विटी डिस्टर्बेंस होगी तो हमने विजुअल इक्विटी चेक करनी होती है स्नेलन्स चार्ट से। फिर हमने आई मूवमेंट्स चेक करनी होती है कि उसका कोई मसल डैमेज तो नहीं हो गया। उसके बाद हमने प्यूपिल डायरेक्शंस करवाने होते हैं कि उसके आइरिस के अंदर तो नहीं प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने विजुअल फील्ड कंसल्ट्रेशन टेस्ट करना होता है, एज बना के विजुअल फील्ड चेक करनी होती है उसकी, वही मसल्स वगैरह चेक करने होते हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे हमने उसके कॉर्निया इंटीरियर चैम्बर को जो है वो देखना होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करना होता है कि कोई ग्लोकोमा का केस तो नहीं हो गया लेंस के टूटने वगैरह से। फिर हमने उसकी फंडस एग्जामिनेशन करनी होती है जिसमें हमने उसके रेटिना को, राइड और विट्रस को देखना होता है एज अ होल, ठीक है। सो ये सिंपल सी जो है बातें थी
इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लंट ट्रॉमा क्या होता है, किस वजह से होता है, इसकी जो है वो मैकेनिक्स क्या है, कि किस मैकेनिज़म्स क्या है, मैकेनिज़्म जिसकी वजह से ये होता है। इसके बाद आपने देख लेना कि बारी बारी के एडनेक्सा, आईलेट्स, कंजक्टिवा, इंटीरियर सेगमेंट जिसमें अपने कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, लेंस। इसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट में आगे विट्रस, रेटिना और कोराइड के साथ क्या हो रहा है, और फाइनली आपके ऑप्टिक नर्व जो है उसके साथ क्या हो रहा है। और ट्रीटमेंट में आपने जो है एग्जामिनेशन कर लेनी है। ट्रीटमेंट में ना आपको मैं बताती हूँ आगे, हाइफीमिया पढ़ते हैं ना, उसके साथ ही हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं।